Coup alert in Cameroon? Is Cameroon's president still running at 92? Story with Tanja Roll. कभी कभी ऐसा लगता है कि अफ्रीका में समय चलता नहीं, बस घूमता है। जैसे वही कहानी बार बार दोहराई जा रही हो, बस चेहरे बदल जाते हैं। और इस बार यह कहानी कैमरून की है, जहां एक 52 वर्षीय राष्ट्रपति अब भी कुर्सी पर हैं और अफवाहें हैं कि शायद सेना फिर से हिल गई है। कभी कभी सत्ता इतनी लंबी चलती है कि वह इतिहास नहीं, आदत बन जाती है। कैमरून में पॉल बिया इस आदत का नाम है। वे 1982 से सत्ता में हैं, यानी जब वे राष्ट्रपति बने तब अफ्रीका के कई आज के नेता पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन अब राजधानी याओंडे में जो हलचल है वह बताती है कि शायद यह आदत अब टूटने वाली है। सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं कि सैन्य वाहनों की आवाजें सुनाई दी हैं। कुछ जगहों पर सेना की हलचल बढ़ी है और राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने कुछ नहीं कहा और यही खामोशी लोगों के शक को और गहरा कर रही है। यही वो माहौल होता है जहां अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। न पुष्टि न खंडन, बस इंतजार। अब सवाल यह है कि क्या वाकई coup की तैयारी चल रही है या यह बस सत्ता की दीवारों में दरारों की आवाज है। पॉल बिया 92 साल के हैं और हाल के वर्षों में उन्हें बहुत कम सार्वजनिक रूप से देखा गया है। कई बार अफवाहें उठीं कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं या विदेश में इलाज करा रहे हैं, लेकिन हर बार प्रेस रिलीज आई, राष्ट्रपति स्वस्थ हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पर अफ्रीका जानता है कि हर स्वस्थ बयान के पीछे एक कमजोर सत्ता छिपी होती है। अब इस कानून को थोड़ा गहराई से समझें, क्योंकि जितना ध्यान से देखा जाए उतना ही यह समझदारी भरा लगता है। इस नियम का मूल यह है, अगर तुम्हारी कंपनी सालाना 5 अरब CFA फ्रैंक यानी लगभग 8 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाती है तो तुम्हें बुर्किना फासो में अपना मुख्यालय बनाना होगा। कोई शाखा नहीं, कोई किराए का दफ्तर नहीं, बल्कि असली मुख्यालय, जमीन, इमारत, कर्मचारी, सब कुछ। सरकार ने कंपनियों की आय के अनुसार 4 स्तर तय किए हैं ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। सबसे बड़ी कंपनियां जो 100 अरब CFA फ्रैंक से ज्यादा कमाती हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप भव्य मुख्यालय बनाने होंगे। 50 अरब से 100 अरब के बीच वाली कंपनियों के लिए हल्के नियम पर मजबूत उपस्थिति अनिवार्य। 10 अरब से 50 अरब वाली कंपनियां मध्यम आकार की इमारतें बनाएंगी और 5 अरब से 10 अरब वाली कंपनियां एक पंजीकृत कार्यालय बनाएंगी, थोड़ी रियायत के साथ। यह कानून संतुलित है। बड़ी कंपनियां बड़ी जिम्मेदारी लेंगी, छोटी कंपनियों को बढ़ने का समय मिलेगा। अब बात आती है समय की। जैसे ही यह विधेयक विधानसभा से पारित होगा, हर कंपनी को 6 महीने का समय मिलेगा अपनी निर्माण योजना देने का। सरकार कह रही है, अब तक तुमने बहुत कमाया, अब यहाँ निर्माण करो। कानून की असली चतुराई इसकी डिजाइन में है। शहरी नियोजन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। शहरी विभाग सुनिश्चित करेगा कि भवन राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हों। वित्त मंत्रालय कर प्रोत्साहन देगा ताकि कंपनियां स्थानीय सीमेंट, इस्पात, कांच का इस्तेमाल करें। यानी यह कानून सिर्फ इमारतों के बारे में नहीं, यह स्थानीय उद्योगों को गति देने के बारे में है। स्थानीय प्रशासन को आदेश है, लाल फीताशाही खत्म करो, मंजूरी जल्दी दो। क्योंकि सरकार जानती है तरक्की कागजी देरी में मर जाती है। जब यह लागू होगा, वागाडुगु, बोबोडियो लासो, कुडुगु जैसे शहर नए कारोबारी जिलों में बदलेंगे। नई इमारतें, रोजगार, सड़कें, तकनीक सब बढ़ेंगे। ये सिर्फ कानून नहीं, ये शहरी रणनीति है, ये आर्थिक स्थापत्य कला है और सरकार का लहजा सहयोगी है। हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे, हम तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अफ्रीका को अब मेहमान कंपनियों की नहीं, स्थायी कंपनियों की जरूरत है। और अब जो बुर्किना फासो से लाभ कमाएगा वह बुर्किना फासो की कहानी का हिस्सा बनेगा, दूर बैठा दर्शक नहीं। यह कानून देश की बड़ी रणनीति से जुड़ा है। यह प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने का तरीका है। सोना इसका केंद्र है। पहले सोना देश से निकलता, विदेश जाता, मुनाफा बाहर, टैक्स थोड़ा, यानी फायदा वहीं, नुकसान यहीं। अब बुर्किना फासो ने ढांचा बदला है। खनन संहिता में संशोधन हुआ है। सरकार को अब मुफ्त 15% हिस्सेदारी मिलेगी और चाहे तो 30% तक अतिरिक्त हिस्सा खरीद सकती है। यानी सरकार अब किसी परियोजना में 45% तक की मालिक बन सकती है। अब अगर तुम एक बड़ी खनन कंपनी हो, सानब्रोन, टुएगा, कियाका, तो अब तुम सिर्फ सोना निकालकर विदेश रिपोर्ट नहीं भेज सकते। तुम्हारा मुख्यालय यहीं होगा, तुम्हारे अधिकारी यहीं बैठेंगे और जवाब भी यहीं देना होगा। रॉयल्टी अब सिर्फ आंकड़े नहीं रहेंगे, पर्यावरण की जिम्मेदारियां सिर्फ अनुच्छेद नहीं रहेंगी, क्योंकि जनता अब पड़ोसी होगी, दूर की रिपोर्ट नहीं। यह निकटता व्यवहार बदल देती है। जब मुख्यालय विदेश में होता है तो स्थानीय योगदान बस रिपोर्ट की एक पंक्ति होता है, लेकिन जब मुख्यालय यहीं होता है तो वही योगदान बन जाता है। स्थानीय ट्रक, स्थानीय खान पान, स्थानीय कामगार,
स्थानीय फैक्ट्रियां। यह फर्क है एक बजट लाइन और एक पूरे व्यावसायिक मोहल्ले के बीच। अब खदान अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, न कि उसके भीतर बंद एक बुलबुला। यह बदलाव सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं है, पूरे अफ्रीका में यह लहर उठ रही है। देश अपने संसाधनों और उद्योगों को वापस घर ला रहे हैं। नाइजर, माली, गिनी सब कह रहे हैं, अगर तुम हमारे संसाधनों से कमाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी भी यहीं हो। पश्चिम के लिए यह असुविधाजनक है, क्योंकि अब तक जो खेल था वह दूरी पर आधारित था। पेरिस, लंदन, टोरंटो में बैठे लोग तय करते थे अफ्रीका से कितना सोना निकलेगा और किसे कितना मिलेगा। अब दूरी घट रही है। अफ्रीकी मंत्री सीधे कह रहे हैं, अगर पैसा यहाँ से आता है तो कंपनी भी यहाँ रहे। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता है। पहले स्वतंत्रता झंडों से मापी जाती थी, अब मुख्यालयों से मापी जा रही है। और इसलिए पश्चिम डरता है, क्योंकि अब वित्तीय नियंत्रण उसके हाथ से निकल रहा है। अफ्रीकी जनता भी अब पूछ रही है, अगर तुम हमारे साथ ही हो तो तुम्हारा दफ्तर हमारे शहर में क्यों नहीं? यही असली क्रांति है, कानून और आत्मसम्मान की क्रांति। बुर्किना फासो का यह कानून दिखाता है कि स्वतंत्रता हमेशा नारेबाजी से नहीं आती, कभी कभी निर्माण अनुमति पत्रों से भी आती है। अफ्रीका बदल रहा है, धीरे लेकिन निर्णायक रूप से। हर इमारत, हर अनुबंध, हर स्थानीय कर्मचारी एक नई दीवार बना रहा है आत्मनिर्भरता की। यह शुरुआत है ओनरशिप रेवोल्यूशन, जहां हर संसाधन, हर उद्योग, हर निर्णय अपने मूल की ओर लौट रहा है। और बुर्किना फासो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, अगर ताकत यहीं से निकलती है तो उसका केंद्र भी यहीं होना चाहिए। स्टोरी विद तांजरुल, जहां अफ्रीका की कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी जाती है। बुर्किना फासो ने जो कानून बनाया है उसने दुनिया को हिला दिया है। सरकार ने कहा है, अगर आपकी कंपनी 5 अरब CFA फ्रैंक यानी लगभग $8.8 मिलियन से ज्यादा कमाती है तो आपको अपना मुख्यालय बुर्किना फासो के अंदर ही बनाना होगा। सिर्फ एक शाखा या किराए का दफ्तर नहीं, बल्कि एक असली मुख्यालय। जमीन, दीवारें, स्टाफ, सब कुछ यहीं पर। अब मजेदार बात यह है कि ये कानून एक जैसा सबके लिए नहीं है। सरकार ने कंपनियों को उनकी कमाई के हिसाब से 4 स्तरों में बांटा है, ताकि हर किसी से न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके। सबसे बड़ी कंपनियां जो 100 अरब CFA फ्रैंक से ज्यादा कमाती हैं, उन्हें अपने पैमाने और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के अनुरूप बड़े मुख्यालय बनाने होंगे। दूसरा स्तर उन कंपनियों का है जो 50 अरब से 100 अरब CFA फ्रैंक के बीच कमाती हैं। उनके लिए भी मजबूत भौतिक और प्रशासनिक आधार देश के भीतर बनाना अनिवार्य है। तीसरा स्तर 10 अरब से 50 अरब CFA फ्रैंक कमाने वाली कंपनियां। उन्हें मध्यम आकार की सुविधाएं बनानी होंगी जो उनके स्थानीय संचालन के अनुरूप हों। और चौथा स्तर 5 अरब से 10 अरब CFA फ्रैंक कमाने वाली कंपनियां। उन्हें भी एक पंजीकृत कार्यालय बनाना ही होगा। हालांकि भवन मानकों में कुछ लचीलापन दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कानून संतुलित है। बड़ी कंपनियों पर बड़ी जिम्मेदारी और छोटी कंपनियों को बढ़ने का समय और अवसर। अब बात करें समय सीमा की। जब यह बिल संक्रमणकालीन विधायी सभा से पास हो जाएगा तो प्रत्येक कंपनी के पास अपने भवन की योजना पेश करने के लिए 6 महीने होंगे। 6 महीने तेज हैं, लेकिन असंभव नहीं। संदेश साफ है, आपने यहां से बहुत कमाया है, अब यहीं पर निर्माण शुरू कीजिए। लेकिन इस कानून की असली प्रतिभा इसके डिजाइन में छिपी है। शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। शहरी विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इमारतें देश के सुरक्षा, डिजाइन और स्थिरता मानकों पर खरी उतरें। वित्त मंत्रालय दूसरी ओर कर में छूट, टैक्स इंसेंटिव्स देगा, जिससे कंपनियां स्थानीय सीमेंट, स्टील और कांच जैसी सामग्री इस्तेमाल करें। यानी कि यह कानून सिर्फ इमारतें खड़ी नहीं करेगा, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी गति देगा। और सबसे बेहतरीन बात, स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वे निर्माण परमिट जल्द जारी करें। अब अंतहीन इंतजार नहीं। सरकार जानती है कि प्रगति कागजों में फंसकर मर जाती है, इसलिए उसने उस लाल फीताशाही को पहले ही काट दिया है जो कभी कभी सपनों को दम घोंट देती है। जरा सोचिए, जब यह योजना पूरी तरह लागू होगी, वागादुगु, बोबो द्यूलासो और कुडुगु जैसे शहरों में पूरे व्यावसायिक जोन विकसित होंगे। खाली जमीनें मुख्यालयों में बदल जाएंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, नई सड़कें बनेंगी, कैंटीनें, ट्रांसपोर्ट सेवाएं और टेक हब्स भी इन दफ्तरों के आसपास उभरेंगे। यह सिर्फ एक कानून नहीं, यह एक शहरी रणनीति, अर्बन स्ट्रैटेजी है, एक आर्थिक वास्तुकला, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। और जो सबसे अच्छी बात है, सरकार का लहजा सख्त नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और सहयोगी है। वो कह रही है, हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे,
हम तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, अफ्रीका को और मेहमान कंपनियों की जरूरत नहीं है, उसे घर बसाने वाली कंपनियां चाहिए। और यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि अब से जो भी बुर्किना फासो से लाभ उठाएगा वो बुर्किना फासो की कहानी का हिस्सा बनेगा, सिर्फ दूर से देखने वाला दर्शक नहीं।